ठीक है भाई, सुमित मंडल, वैभव, हम लोगों ने रिएक्शन की थी। यस मैम। ये सारा आपका किसके अंदर आ गया? प्रिपरेशन के अंदर। क्या प्रिपेयर कैसे करते हो? फिर हमने क्या था, अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने अल्कोहल के अंदर क्या किए थे, 3-4 मेथड किए थे अल्कोहल में भी, जो आपको नाम याद रखने। एक तो था एल्केन से कैसे बनाते हो आप। एल्केन अगर आपके पास होता है तो कैसे बनाते हैं, हम क्लोरीन को HNO की प्रेजेंस में ऐड करवाते हैं, और जो ये क्लोरीन ऐड होगा वो किस तरफ होगा, आपका अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो उसमें हम कहाँ पे कराएंगे इसका ऐड, क्लोरीन का, जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा जिस साइड। यस यस मैम। ठीक है, क्लोरीन का एडिशन होगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा। अब हमने रिएक्शन, ये तो वही हमारी अल्कोहल के अंदर भी किए थे, हमने किस किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं वो आपको याद रखना है। एक तो था क्या, PCl3 के साथ बोला था मैंने कि याद रखना कि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी याद रखना है। PCl5 के साथ हो जाएगा भाई। यस मैम। और क्या था, और भी कुछ था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हाँ मैम कॉन्सेंट्रेटेड HCl था। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और SO3। CH इसके साथ ऐड, ये CH2OH, SO2Cl ये था। मैम SOCl3 था। SOCl3 मैम 2 होता है SOCl3। SO2Cl2 नहीं था, थायोनाइल क्लोराइड। मुझे एक रिएक्शन ढूंढनी थी, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, जो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SOCl2 ये होता है आपका, और हो गया आपके पास, हमने और किसके साथ की थी इसकी रिएक्शन, HBr या फिर OH की किसके साथ, HCl या HBr के साथ। इसमें मैंने बोला था हम बीच में क्या डाल रहे थे, H2SO4। पर याद रखना हम जब क्या डाल रहे हैं कि आयोडाइड वाला बनाना चाह रहे हैं, HI के साथ रिएक्शन करके, तो हम क्या डालते हैं, H2SO4 नहीं डालते, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिवर्सिबल हो जाता है। तो हम इसमें क्या डालते हैं, H3PO4 ऐड करते हैं। बोलो भाई, ये बात याद रखनी थी, ये इसी चीज के लिए मैंने ये दोबारा लिखवाया। ठीक है भाई, आया ना। और हम क्या डालते थे, CH3CH2OH के साथ HCl जो डाल रहे हैं वो ड्राई HCl डाल रहे हैं। इसको ड्राई करने के लिए हम क्या डालते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यस, प्रोडक्ट सबके याद है, बस इनके बाय प्रोडक्ट भी याद रख लेना। PCl3 के साथ क्या बनता है आपका, H3PO3 बनता है बाय प्रोडक्ट, सिर्फ H3PO3, और आपका अल्काइल हलाइड तो बनता ही है। और अगर आप PCl5 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कौन बताएगा, याद है, इसका क्वेश्चन भी था। HCO3 POCl3 प्लस HCl ये बन रहा है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है रिएक्शन। क्लियर? बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम। अब आ जाओ, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोजन क्या करते हैं हम, एक्सचेंज करते हैं। अब मेरे इन किसी भी मेथड से फ्लोराइड वाला जो होता है ना वो नहीं बन पाता है। अगर मुझे अल्काइल फ्लोराइड बनाना होता है तो उसके लिए एक मेथड है जिसमें हम क्या करती हूँ, बल्कि मैं ब्रोमाइड बना लूंगी और फिर उसको एक्सचेंज कर दूंगी इसके साथ, इसके साथ फ्लोराइड मतलब उसमें फ्लोरीन ऐड करने के लिए मैं AgF ऐड करती हूँ या Ag2F2 ऐड करती हूँ। इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। याद रखना, एग्जाम में पूछ ले, वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि स्वार्ट्ज रिएक्शन किसका एक्सचेंज था। दो रिएक्शन है एक्सचेंज वाली हेलोजन के, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन पढ़े इनके बारे में, देखिए कभी ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, जो भी एल्काइल हैलाइड है CS2Br आप लेते हैं, क्योंकि Br इजीली आपका हट जाता है, क्लोरीन के साथ तो दिक्कत होती है। CH3CH2Br प्लस AgF आप ऐड करते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, Hg2F2 ऐड कर सकते हो, या फिर क्या ऐड कर सकते हो, कोबाल्ट फ्लोराइड, और या फिर SbF। ये सारे के सारे आपको फ्लोरीन देते हैं। समझ में आ गई बात? इनमें से कोई भी रिएक्शन आप करते हो तो आपका जो CH3CH2 ये यहाँ पे Br की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोराइड लग जाएगा, और बाय प्रोडक्ट आपका AgBr या जो इसका बाय प्रोडक्ट HbF3 लिखा है आपने यहाँ पे, कहाँ पर, ये लास्ट वाला SB हाँ तो क्या है? ठीक है। क्या होता है ये SB,
क्या बोलते हैं भाई इसको, कोई नाम बता। एंटीमनी, हाँ एंटीमनी फ्लोराइड आप ऐड करोगे या AgF या Ag2। बस इन दोनों में डिफरेंस अपने दिमाग में जितने भी बच्चे यहाँ पर हो तुम फीड कर लो। स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन। अब फिंकलस्टीन क्या है, फिंकलस्टीन के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका हाँ आयोडीन आपका जो होता है वो आप, क्योंकि आयोडीन को भी नहीं बना सकते हो, इसमें इजीली जो है अच्छे से किसमें बनता है हमारा, फिंकलस्टीन में। इसको बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। एक तो इनके जो ये रिएजेंट यूज हो रहे हैं ये याद रखने हैं अच्छे से। NaI के साथ क्वेश्चन आ जाता है कि आप फिंकलस्टीन रिएक्शन में रिएजेंट जो है वो क्या क्या ऐड करते हो। एल्काइल क्लोराइड के साथ आप NaI को किसमें डालते हो, एसिटोन। किसके अंदर डाला जाता है इसको, हम किस में डालते हैं इसको, एसीटोन के अंदर। एसीटोन के अंदर हम इसे क्यों डाल रहे हैं ये पता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे बाय प्रोडक्ट NaCl बन रहा है ना, क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठे, फिर रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो अकॉर्डिंग टू ली-शैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर, फिर से रिपीट करूं क्या कहा मैंने कि ली-शैटलियर NaCl एसीटोन की वजह से क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे। तो नीचे प्रेसिपिटेट हो गया तो रिएक्शन आगे NaCl बनाने के लिए और क्या होती रहेगी, फॉरवर्ड। क्लियर है प्रशांत, मुस्कान, अनुष्का, प्रिया? दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस याद रखना है। क्या, फिंकलस्टीन के अंदर आयोडीन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आयोडीन लग रहा है वहां पर, और एसीटोन उसमें हम ऐड करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर कोई ट्रिक से, मैंने जो ट्रिक याद की है वो ये, फिंकलस्टीन के अंदर आया था तो इसलिए आयोडीन उसमें वहां पे लगाना है। स्वार्ट्स के लिए ऐसा कुछ याद नहीं है, स्वार्ट्स के लिए फ्लोरीन बस, क्योंकि जब हम अभी हमें याद हो गया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि वो क्या था, फिंकलस्टीन था, स्वार्ट्स। हाँ मैम, जैसे Na यूज किया, हम यहाँ पे Ki भी यूज कर सकते हैं, तो उसके से भी एसीटोन यूज करेंगे या फिर नहीं? हाँ एसीटोन यूज करेंगे, ठीक है। ओके। आपने ये यूज किया, या अगर यहाँ पे ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड निकलेगा, NaBr निकलेगा, Na इसका भी हो सकता है, Br की जगह भी आयोडीन आपका एक्सचेंज होगा, पर मेन है कि आयोडीन यहाँ लगेगा, दैट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन। और जहाँ पे हाँ मैम हम Ki लिखेंगे तो फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं होगा ना? नहीं होगा, आप NaI लो Ki लो, लेकिन आपका जो मेन इसका है वो NaI ही है, ठीक कह रहे हो, NaI ही है, Ki आप नहीं ले रहे। Ki शायद इसलिए ना ले रहे हो क्योंकि वो सॉल्युबल होता हो, ठीक है, या फिर इजीली जो आपका आयोडीन ना देता हो, ठीक है भाई। जो रिएक्शन जिस अब फिंकलस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था उसने NaI के साथ किया, तो मैं सोडियम आयोडाइड के साथ किया, तो जो रिएक्शन उसने करी होती है ना, जिसके नाम पे होती है, तो उसके रिएजेंट वही होते हैं। क्लियर, आपके एग्जाम में भी वही आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो याद रखना है, सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ आपका आयोडीन एक्सचेंज होता है, फिंकलस्टीन। स्वार्ट्स में आपका फ्लोरीन लगता है। ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन वाले में। प्रिपरेशन में भी हमने बहुत सारे पढ़ लिए, तुमने अपने कॉपी में उतारे होंगे। अब मेरे पास थी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्ड्स, 5 रिएक्शन है कुल मिला के, 3 तो सेम ही है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट फ्लोरीनेशन में तो चलो प्रिपरेशन के अंदर आ गया। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और क्या था भाई, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, और कोई याद है? एक हम NaOH कौन सी, एक सेनमेयर रिएक्शन करते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन को जरूर पूछेगा इससे। इजी है ये, याद रखना। इसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, किसकी, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट क्या बनता है हमारा, इससे अमोनिया। जहां पे भी आपका ये बन गया एनिलीन, आप इसमें क्या डालते हो, NaNO2 प्लस HCl 5 डिग्री सेल्सियस। ये हम एक्सपेरिमेंट अपने मतलब ग्रेजुएशन में करते भी हैं, क्या कि बहुत एकदम उसको आइस में रखते हैं और उसमें फिर NaNO2 HCl ऐड करते हैं एनिलीन के अंदर, तो जो है आपका ये बीच में थोड़ी देर के लिए बनता हुआ क्या, N2Cl। बोलो भाई क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, NaNO2HCl आपने ऐड किया, आपके पास ये इंटरमीडिएट बना, इसको बोलते हैं डाइसोनियम सॉल्ट। और इससे अब आप बना सकते हैं क्या अपना, अगर आप कॉपर 2 ये डालते हैं, कॉपर 2 X2 आपका कुछ भी हो सकता है भाई, Cl2 हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। बोलो भाई, क्लोरीन बन जाएगा अगर क्लोरीन ये हुआ, और अगर आपका X2 ब्रोमीन हुआ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन। बात समझ में आई? अगर X2 क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कुछ हो सकता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, और यहाँ पे N2 आपका निकलता है। तुमको पता होगा भाई रिएक्शन का नाम क्या है ये, अभी मैंने नाम लिया भी था।
हाँ विजिट हम स्टैंड में सैंडमेयर रिएक्शन, बस याद रखना इसका नाम सैंडमेयर रिएक्शन में आप पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो, डाइजोनियम सॉल्ट में यहाँ पे हमारा Cl ही आता है, और अगर आप फिर उसमें कॉपर 2H2 ऐड करते हो या फिर कॉपर टू क्लोरीन या कॉपर टू ब्रोमीन ऐड करते हो तो आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। दोनों रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें अगर मुझे फ्लोराइड बनाना हो तो मैं क्या ऐड करती हूँ, तो थोड़ा सा रिएक्शन को हम दो पार्ट में लेके जाते हैं, दूसरे पेज में करें। ये क्लियर है सैंडमेयर रिएक्शन? यस मैम। अगर यही आपका आपने डाइजोनियम सॉल्ट जो आपका बना ना, आपने इसमें क्या किया है, इसको पहले आप फ्लोराइड बनाने के लिए, डायरेक्ट फ्लोराइड नहीं बन सकता अगर आप इसमें डालें, पहले आप इसमें HbF4 डालते हैं, जिसकी वजह से आप पहले इसमें क्या बनाओगे, इसका फ्लोराइड का डाइजोनियम, एंड ये बनेगा BF4। ठीक है, क्लोरीन इसमें से हट गया और इसकी जगह क्या लग गया, BF4 नेगेटिव, और फिर इसके बाद आप इसको हीट करोगे तब आपका यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम पता है, कुछ नाम है इसका, बाल्स-कीमैन रिएक्शन। क्या नाम है? बाल्स-कीमैन रिएक्शन ऐसे कुछ नाम होता है मैम, स्पेलिंग आती है मेरे को। मैम गैटरमैन रिएक्शन। कौन सी? गटरमैन? मैम गैटरमैन रिएक्शन। गटरमैन ही तो है नाम, मतलब उसका गटरमैन। ठीक है, तुम थोड़ा सा गटर में बोलना चाह रहे हो तो गटर बोल रहे हो, ये नहीं है इसका नाम, इस वाले का नाम नहीं है, वो है आपका आयोडीन के साथ है गटरमैन वाला। N2Cl आपने ऐड किया, ये बनाया है, इसमें आपने Ki ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है यहाँ पे, और Ki ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका ये आयोडीन मिलता है और ये होती है गटरमैन। ठीक है भाई, आया ना? इसका नाम इसमें लिखा नहीं है मेरे पास और मुझे याद भी नहीं है, क्या बताया था किसी ने कुछ, इसका नाम आपके 12th में नहीं है लेकिन हमारे बाल्स-कीमैन रिएक्शन है ना इसका नाम? है। क्या है मैम बाल्स-कीमैन रिएक्शन। बाल्स-कीमैन? बाल्स-कीमैन रिएक्शन मैम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख रखा है। बाल्स-कीमैन, हाँ इसका कुछ ऐसे सही नाम था। गटरमैन रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये दो इंपॉर्टेंट है, गटरमैन और आपकी ये सैंडमेयर वाली। ठीक है, ये दोनों। एक कॉपर अगर वो लग जाता है कॉपर के साथ, पाउडर के साथ, नहीं भाई इसका नाम नहीं है गटरमैन। इसमें गटरमैन में तो कॉपर पाउडर लेते हाँ हैं। कॉपर, ये आपकी रिएक्शन अगर दो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि क्या बोलते हैं, आपका जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसका रिएक्शन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि सैंडमेयर कौन सी वाली है। तो सैंडमेयर के लिए आपको पता है कि कॉपर 2H2 लग रहा है और यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ सकता है या फिर ये क्लोरीन भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो भी आपने देखा जो क्वेश्चन थे वहां पे गिवन, उनमें था एक क्वेश्चन ऐसा, फर्स्ट में मैंने स्लाइड दिखाई थी, अगर उसकी क्वेश्चन पढ़े होंगे, अगर तुम मस्ती ना कर रहे हो बैठ के तो। और अगर यही इसकी जगह मैं अगर कॉपर ये ऐड करती हूँ, कॉपर या HCl और HBr, पूरा HCl और HBr अगर मैं पूरा का पूरा लेके कर रही हूँ तो इसका नाम होता है क्या, गटरमैन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, या फिर ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमीन, तो इसका नाम होता है आपका गटरमैन रिएक्शन। आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है, ये क्लियर है? भी दिखाती हूँ, दिखा? Which of the following do does not match the equation? कौन सा आंसर होगा इसका? सी। सी करेक्ट? बोलो भाई हाँ या ना? यस ये बीच में पता नहीं कैसे आ गई। The reaction of toluene chlorine in the presence of iron in the absence of light, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है, कौन सा बनेगा? A, B, C, D. Which option is correct? D. यस। D ऑप्शन इज करेक्ट। ऑर्थो भी बन सकता है और पैरा भी बन सकता है, हाँ या ना? B और C दोनों बन सकते हैं। बच्चे अगर इन द अब्सेंस ऑफ लाइट ना लिखे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा तो हमारी ये रिएक्शन सेम वही होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि एल्केन से आपका कैसे बनेगा एल्काइल हैलाइड। एल्केन टू एल्काइल हैलाइड जब भी आपको बनाना है तो आप रिएक्शन करवाते हो HNu की प्रेजेंस में, जिसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि जब आपके पास ये टोलीन है तो अगर आपने इसको HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है तो ये CH2H यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा ना,
और ये जो फ्री रेडिकल होता है इसका, ये बेंजाइल का, ये स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो ये आपका क्या बनाएगा, प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, CH2Cl। क्लियर है भाई, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर ये और HNU फर्दर इसमें आता रहेगा तो ये इस तरीके से इसके हाइड्रोजन को रिमूव करता रहेगा और यहाँ पर CHCl2, CHCl3, CCl3 इस तरीके से लगेगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है आपको कि जब भी इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर आप क्लोरीन को ऐड करवा रहे हैं तो आपकी रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल जहां पे भी आपका बनेगा वो वाला एल्केन के अंदर वो स्टेबल होगा, क्लोरीन वहीं पर अटैक करेगा जहां पे फ्री रेडिकल जो है स्टेबल फॉर्म पूरा होगा। लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट किया है इसने, और ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं है, एनहाइड्रस वाला। कोई नहीं, आप इधर देखो और कौन सा क्वेश्चन है। नेम द रिएजेंट यूज, बेंजीन का I2 के साथ रिएक्शन करवाया है। HNO3 यूज करूंगी, HF यूज करूंगी, H2O, SO2, क्या यूज करूंगी? A इज करेक्ट, Yes, ma'am. क्योंकि आपका HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि क्या करेगा, जो यहाँ पे Ki फॉर्म हो रहा होगा, Ki बाय प्रोडक्ट निकल रहा होगा, उसको क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज करके फिर से I2 बना देगा। बोलो भाई, हाँ या ना? ऐसा ही था ना, किया था? Yes. ठीक है भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी है ना ये वाले क्वेश्चन इसके? When a primary aromatic amine होगा, cold aqueous mineral sodium nitrite, the product is, क्वेश्चन ढंग से नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर पेस्ट हो गया है, बताओ फिर मुझे जरा। When primary aromatic amine, cold aqueous solution, sodium nitrite उसमें डाला हमने, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, एराइल हैलाइड या डाइजोनियम सॉल्ट या 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन या डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, है ना? चलो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है? नहीं दिख रहा अच्छे से, चलो इसकी शीट अप। अभी तक हमने जितना भी अब एक चीज और रह गई है हमारी, क्या, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है भाई? सोडियम मैडम के साथ। हाँ बोलो, गुड, क्या होता है? कार्बन सोडियम को इन इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन होती है। CH3 CH2Cl प्लस Na आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा। मैम 2Na आएगा ना? हाँ, ड्राई ईथर आपने इसमें डाला है, इसके साथ CH2 CH2N ब्यूटेन बनेगा। बच्चे अब आपकी जो अच्छा इसमें प्रोडक्ट होता है वो अगर इस तरीके का एल्काइल हो तो बन सकता है भाई? Yes, ma'am. तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। हम एक्चुअल मतलब अच्छी यील्ड वाला एल्काइल इसमें नहीं, अपना जो भी एल्केन है वो अच्छी यील्ड वाला इससे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई? क्योंकि ये बहुत सारे तरीके से अब वो कर सकता है, बोलो भी हाँ या ना? बहुत सारे तरीके से आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। अगर आपके पास एक तो ये ले लो और एक आप कोई दूसरा ले लो इसके साथ, प्लस CH3, दोनों अलग अलग ले लिया आपने, बात समझ में आई? दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग ले लिए, तो एक तो ये एक बार सीधा सीधा रिएक्ट कर गया, एक बार ये अपने खुद के साथ करेगा और ये भी एक बार अपने खुद के साथ भी करेगा। बात समझ में आई? इससे कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ब्यूटेन बन जाएगा, एक 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, आया ना? आई बात समझ में? प्रोडक्ट बनाकर दिखाओ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एक तो ये खुद अपने साथ करके जैसे ब्यूटेन बनाया वो बनाएगा, फिर आपस में भी करेगा एक दूसरे, ये Cl जो निकलेगा और Na निकलेगा, दोनों ज्वाइंट होंगे। वुड्स रिएक्शन की एक और बात याद रखनी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड बन रहा है। क्या होता है यहाँ पर, कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर रोहित? क्लियर है भाई यहाँ पे? तो आपके पास अभी क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी क्या लिखते हैं। एक और रिएक्शन इसके साथ, अगर मेरे पास अल्कोहल है तो उससे आप कैसे बनाते हो? फिटिंग रिएक्शन का एग्जांपल पता है?
दोनों में कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, मैं अपने एग्जाम में हो गई थी। आपके पास जो ये क्लोरीन मैंने यहाँ ऊपर जगह नहीं थी, नीचे की तरफ बना दिया है, Na आपने इसमें डाला है, और यहाँ पर जब आप ड्राई ईथर ऐड कर रहे हो, सेम वही हो रहा है वुड्स रिएक्शन वाला ही, लेकिन यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, बाइफिनाइल बनेगा। क्या बन रहा है ये, बाइफिनाइल। जब आपका ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन आप रिएक्ट करा रहे हो ड्राई, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिंग। क्लियर है भाई? वुड्स में Yes. एल्केन और इधर आपका जो फिनाइल रिंग है वो बनती है बाइफिनाइल, तो ये फिटिंग रिएक्शन है इस वाले का नाम। क्लियर? और अगर क्वेश्चन वुड्स फिटिंग, दोनों दोनों चीजें होंगी। वुड्स फिटिंग में क्या होगा, एक तो आपका फिनाइल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, मतलब या एक तो एल्काइल वाला ग्रुप हो गया, एक बेंजाइल वाला ड्राई ईथर ऐड किया आपने, इसका इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये दोनों का नाम क्या हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बोलो भाई, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नाम याद रखने हैं रिएक्शन के, जहां पे भी नेम आ जाएगा वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन लिखकर दिखाना है या पता है, जल्दी बताओ। क्लियर है? किसी को हैंड रेज करना जरा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन के बारे में ना पता हो तो। प्रिया, दामिनी, क्लियर है? जयवीर को नहीं पता। वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट, आपको ये नाम भी याद रखना है, ये रिएक्शन बार बार आपकी हर जगह आ रही है। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट सबसे पहले बताती हूँ, क्लोरीनेशन। बेंजीन रिंग पे आपने क्लोरीन 2 किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3, यही था। Yes, ma'am. यहाँ अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन किस तरीके की, इलेक्ट्रोफाइली या न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, कौन सी है? अच्छा, बोलो भाई, कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बता दो। तब ये अगर क्वेश्चन आ गया कि किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, क्या हो रहा है यहाँ पे? Ma'am, nucleophilic substitution है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला भाई तुमने ये? न्यूक्लियोफिलिक क्यों भाई? श्रेया, मैंने एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था इस रिएक्शन के बारे में, सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में शायद मैंने बता दिया था कि जब भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट हो रही होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसको याद रख लो। फिर बोल रही हूँ, रट लो, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये क्लोरीन 2 है, जिसका क्लोरीन प्लस है ना, और आपकी बेंजीन रिंग में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल को लाओगे तो वहाँ पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन टफ है। क्लोरीन प्लस, ये क्लोरीन प्लस बनेगा और आपका जो क्लोरीन प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, और आपका यहाँ पे ये रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रो, याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H निकल रहा है और क्लोरीन लग रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन, हाँ या ना? देखिए, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराने के बाद वो पता होगी, लेकिन वो मैं नहीं करवा रही क्योंकि वो एग्जाम में तो अभी तुम्हें ड्रॉ तो करना होगा नहीं, ऑप्शन में ही आएगा, है ना, ऑप्शन वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, एक डाउस प्रोसेस करके था, कुछ याद है? यस मैम। क्या होता है उसमें? फिनॉल से सही नहीं, तो शायद क्लोरो से फिनॉल बनाते थे NaOH के साथ, है ना, क्लोरोबेंजीन से Yes, ma'am. क्लोरोबेंजीन से आप क्या करोगे, वहाँ पे NaOH तो 300 ATM एक्वस NaOH का एडिशन करवाते हो और क्या बनाते हो, फिनॉल आपका जो है वो फॉर्म होता है। उसमें एक चीज है क्या, जैसे जैसे आप उसमें एक ये आपका क्या था, फिनॉल है, फिनॉल में जैसे जैसे आप NO2 ग्रुप ऐड कर रहे हो तो ये फिनॉल के लिए निकलना क्या हो जा रहा है, उतना ही आसान होते जाता है। और जो यहाँ पर आप NaOH का एडिशन करवा रहे हो उसके लिए टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है, कम यूज होता रहता है। ये क्लोरीन यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, क्लोरो, बोलो भाई, NO2 तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपके पास OH के तीनों तरफ NO2 लगा है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इसका नाम याद रख लो। किया है कहीं इसका नाम याद? यस मैम। पिक्रिक Yes, एसिड ma'am. येलो कलर का होता है ये, हम इस लैब में भी बनाते हैं, तुमने नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर तुम केमिस्ट्री ऑनर्स करोगे तो
बनाओ बना दिया आपने। क्या बचे? फर्स्ट वाला देखना है, एक बार प्रोडक्ट उल्टा बना दिया आपने, सीएल वहां पर आएगा और आपने यहाँ पे लगा दिया कहाँ पर? फर्स्ट वाले। कहाँ पर आएगा सीएल? इस साइड आएगा ना, ये यहाँ पे एनोड लगाया है, मतलब दोनों तरफ लगाया है ऊपर। आप क्या कह रहे हो कि मैं एनोड को रिमूव करके वहां क्लोरीन लगाऊंगी? हम क्लोरीन के यार यहाँ पे जहाँ पर ये इधर है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे देखो ओके, आपने अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है यहाँ पर ठीक है। आप ये क्लोरीन यहाँ आएगा और जो प्रोडक्ट है वो OH। ठीक है, गुड। तो बोल रही हूँ कुछ हूँ और लिख कुछ और रही हूँ, ऐसा हो जाता है। चलो यहाँ पर ऐसे तुम्हारे साथ एग्जाम में भी हो जाएगा, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। इसके लिए मुझे सिर्फ H2O वार्म H2O चाहिए होता है। सिर्फ मैं इसमें वार्म H2O ही डालती हूँ तो ही ये क्या कर देता है, क्लोरीन को रिमूव कर देगा, OH लग जाएगा। क्लियर है भाई? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कोई पूछ लेता है यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। जब ये बना हुआ है, पिक्निक एसिड इसका नाम नहीं होता भाई, इसका नाम होता है OH वाले का, इसका। ठीक है, हाँ या ना? ये याद रखना है कि NaOH जब आपका ये लग गया ना NO2, ये NO2 क्या कर रहा है, इस क्लोरीन को इजीली रिमूव करवा दे रहा है। बोलो भाई, माइनस आर इफेक्ट है क्लोरीन NO2 का, माइनस आर इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्लोरीन को क्या करेगा, उसकी जगह से इजीली रिमूव करेगा। तो मुझे इसमें NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप H2O वार्म भी डालोगे तो भी OH का एडिशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, ma'am. ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, फ्रिडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन मैंने बता दिया था, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताओ किस टाइप की रिएक्शन होगी। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्लोरीन होता है, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए? हाँ, CH3Cl। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl आप ऐड करोगे, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, Electrophilic. क्या होता है यहाँ पे, बेंजीन होता है AlCl3 क्या? AlCl3 अरे नहीं नहीं, यहाँ तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 है ही, इधर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन या फिर सिर्फ बेंजीन? क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है? Aryl halide. क्या कह रहे हो भाई, कौन कह रहा है क्या? वैसे बताओ एक बार, क्या होता है यहाँ पर? हम क्लोरोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन आपका क्या हो जाएगा, ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या क्या, एडिशन या फिर कौन सी? Electrophilic. क्या रिएक्शन क्या होती है भाई ये? इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक क्या है ये, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट CH3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपका CH सॉरी कहाँ पे लगेगा, या तो ऑर्थो पे या तो फिर किस तरीके की रिएक्शन हुई है, कमेंट में लिखा है, ऑर्थो होगा या फिर यहाँ पे बन नहीं रहा, ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैक करेगा। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, CH3 प्लस है या क्लोरीन प्लस है या नेगेटिव में है या फिर रेडिकल बनाकर दे देंगे। तो ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? Yes ma'am. ऐसे ही सेम फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में क्या हो रहा है, असाइल ग्रुप पता है कौन सा होता है, CH3COCl। ये आपका जो CH3COCl है ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि आपका क्लोरोबेंजीन है, इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे CH3CO Cl आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में होगा। आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन लिखने के बाद एक नीचे से कुछ और भी लिखा हुआ है, पढ़ा उसको किसी ने या समझा क्या लिखा है, क्लोरीन और ये ऑर्थो या पैरा बनेगा। क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है तीन रिएक्शन। अब Yes, अगर ma'am. वो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाएगा तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वो आपने जो यहाँ पे असाइल ग्रुप ऐड किया है ना की बार COCH
मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, CH3 CH2 CO Cl अगर आपके पास इस तरीके का है रिएक्शन ये बना हुआ है, अगर वो यही था तो मेन जो है इसमें जो ये आपका कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म होता है ना CH3 CH2 CO प्लस करके, यही बनता है ना हमारा। यस मैम। जो पॉजिटिव का निशान है ये जो इसका मिथाइल ग्रुप है ये शिफ्ट कर जाएगा और आपका जो स्टेबल कार्बोकटायन है इस तरीके से ये वाला बन जाएगा। और जो अब आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें वो क्या फॉर्म होगा भाई, क्लोरीन तो है ही, लेकिन आपका जो वो है CO CH3 ये वाला लगेगा। और सेम ही मुझे याद ये CO CH3 एल्काइलेशन में भी सेम चीज होगी। अगर आपके पास CH3 CH2 Cl है इस तरीके से एक और CH3 लगा दो CH2, तो आपके पास अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो जब ये आपका यहाँ पे बनेगा ना कार्बोकटायन, बोलो भाई कार्बोकटायन ही बन रहा है ना हमारा बीच में, इलेक्ट्रोफाइल जो बन रहा है आया ना, ये कार्बोकटायन स्टेबल होता है या फिर अगर मैं इसको मिथाइल को शिफ्ट कर दूं तो कार्बोकटायन कौन सा सेकेंडरी वाला बन जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। Yes, ma'am. यस मैम। बस एग्जाम में याद रखना अगर बीच में फ्रिडल कार्बोकाइलेशन हो रहा है और इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है तो आपको जो मेजर मतलब प्रोडक्ट होगा वो ये वाला ड्रॉ। बात समझ में आई? नहीं बना ठीक से? CH CH3 CH3 जिसको समझ में आया हो तो एक बार फिर से पूछ लो भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैंड रेज करो। हाँ। रिलेशन ऐड कर रहे हो तो मैम यहाँ पे CO भी तो आना चाहिए कहीं पे। क्या आना चाहिए? CO बच्चे एल्काइलेशन करवा रही हूँ। ओके मैम, मेरे को लगा ऐसा रिलेशन करा रहे हो। नहीं ये एल्काइलेशन का एग्जांपल बता रही हूँ। ओके मैम। इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो सिंपल तो आपको पता चल चुका है कि क्या करना है। सिंपल वाली रिएक्शन में क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप है, आप उसमें कार्बोकटायन क्लोरीन हटा रहे हो, उसका क्लोरीन वहां पे जाके ऐड करवा दे रहे हो, सब्स्टिट्यूट करवा दे रहे हो, है ना, यही कर रहे हो जो आपकी सिंपल रिएक्शन हो रही है। यहाँ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, कब दामिनी कब हो रहा है रीअरेंजमेंट, जब आपके पास एक अगर आपने ये CH3 ना लिया होता बच्चे तो आपके पास जो ये है प्रोडक्ट इसका कार्बोकटायन बनता है ये, इसको आप सेकेंडरी बना सकते हो नहीं ना, ये कार्बोकटायन तो यही रहेगा, बोलो भाई हाँ या ना दामिनी, है ना। अगर अब आपके पास इसमें एक और CH3 बन जाए आ जाए यहाँ पर ये CH2 और एक CH3 और आ जाए तो अब जो इसका कार्बोकटायन फॉर्म होगा वो होगा प्राइमरी कार्बोकटायन। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि सेकेंडरी कार्बोकटायन भी बन सकता है, तो आपका ये मिथाइल ग्रुप कहाँ होगा भाई, शिफ्ट हो जाएगा इधर, जिसकी वजह से क्या होगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3 ये इस तरीके का आपका कार्बोकटायन जो है स्टेबल होगा। अब ये अटैक करेगा आपका किस पे, क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल जो स्टेबल वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो बना और उसने क्या किया क्लोरोबेंजीन के पास अटैक हुआ, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो CH3 यहाँ और CH3 तो बीच में से ही आएगा ना। क्लियर हुई बात? Yes. अब क्लियर है? यस मैम। यहाँ मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो, इसके पहले वाली थोड़ी देर। ये मैंने बताया कि कार्बोकटायन जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम CH3 है उसमें ये कैसे फॉर्म हो रहा है। अगर आपका इस तरीके का रिएजेंट डला हुआ है, मतलब कि इस तरीके का क्लोरोप्रोपेन डला है, तो प्रोपेन में याद रखना वो रीअरेंज कर जाएगा, सेकेंडरी वाली जो कार्बोकटायन है उसका स्टेबल बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। ठीक है, और वो पिक्रिक एसिड कैसे बनता है वो भी पता चल गया ना, बॉम्ब H2O डालेंगे तो बन जाएगा। मेरी तरफ से आपका ये हो गया पार्ट सारा। अब रह गया इसके अंदर एक पार्ट है हेलोजन कंपाउंड करके, ठीक है, हेलोजन कंपाउंड और उसकी इंपॉर्टेंस है वो सब इसके बारे में पहले हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं इस वाले पार्ट के, और उसके बाद हम देखेंगे किसको। क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा है, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एज OH को आपने अटैक कराया यहाँ पे इंटरमीडिएट, किस टाइप की रिएक्शन SN1 या SN2? SN2। SN2। SN2 में जो इंटरमीडिएट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये पता है? पेंटावेलेंट। हाँ पेंटावेलेंट तो हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी? sp3d हो जाएगी या फिर sp3d है ना? Yes, ma'am.
sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आपकी इसके लिए होती है और ये देखिए क्वेश्चन as reaction progress bond between carbon atom formed and nucleophile is formed with weakening of carbon atom and the leaving group bond. False statement बता दिए. There is inversion of configuration. यहाँ inversion of configuration है. Yes, ma'am. Bond between carbon atom and nucleophile is formed with weakening of carbon bond. यही होता है भाई यहाँ पे carbon atom और nucleophile के बीच में bond form with weakening of carbon atom bond weak होता है यहाँ पे और living group bond जो है ये weak हो जाता है living group इसलिए leave कर जाता है. Inversion of configuration, the transition state is unstable and cannot be isolated. Yes, right. ये जो बीच में transition state है ये unstable होती है, हम इसको नहीं निकाल सकते हैं. Carbon atom is bonded to 4 atom during the transition state. No, ma'am. That is false. False पूछिए. बोलो भाई हाँ या ना. Yes, yes. अब फोर्थ वाला फॉल्स कैसे हुआ? क्या false क्यों हुआ? Yes, ma'am. बच्चे उसमें लिखा है कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 एटम ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट. अब ट्रांजिशन सबसे पहले मैंने यही बताया ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है देख रहे हो आप. कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये हाइब्रिडाइजेशन भी DsP3 हो गया है, पेंटावेलिन बन गया है. बोलो भाई हाँ या ना. Yes, ma'am. क्लियर है. Yes, ma'am. बोलो हाँ ना. क्लियर है. हाँ. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्वायर डॉट रिप्रेजेंट इनकमिंग. अच्छा ये क्वेश्चन में मैंने रैंडमली ले रही हूँ कोई भी तो आप देख लेना, ये मैं भेज दूंगी ग्रुप पे तो जो छूट गए होंगे क्वेश्चन उन्हें खुद करना. ठीक है. स्क्वायर डॉट रिप्रेजेंट इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, ये OH को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल ट्राइंगल डॉट रिप्रेजेंट दी आउटगोइंग हैलाइड, ये हैलाइड बाहर चला गया. कौन सी टाइप की रिएक्शन दिख रही है तुम्हें ये? SN2 ही है ना. ठीक है. इट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक. क्या ये सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन है? Yes, ma'am. its rate depend upon the concentration of both reactant. Yes, ma'am. दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है. यस. दिस रिएक्शन अकर इन, क्या पूछा था इसने इसमें ट्रू पूछा है. दिस रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म. Ma'am, ये wrong है. अरे रॉन्ग नहीं पूछा उसने, ट्रू पूछी है. सारी की सारी ट्रू है. सिंगल स्टेप तो होती है ये. SN2 है ना इसमें. हाँ SN2 है तो सिंगल स्टेप नहीं होती कि SN2. Yes, ma'am. Ma'am. और नो इंटरमीडिएट जो बोल रहे हैं हम ये इंटरमीडिएट को रोक थोड़ी सकते. ये दिखता थोड़ी है हमें होता हुआ, तो इसमें हो थोड़ी रहा है. क्लियर. मैम SN2 to 2 स्टेप होते हैं ना. यही भाई एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना. शायद मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी जब पहले ली थी जो सबसे पहले SN1 और SN2 को ही बताया था क्योंकि हम एग्जाम में पक्का कंफ्यूज होते हैं कि ये मैम 1 क्लियर लिखा है. है कि ये 1 लिखा है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर तो है, ये फर्स्ट ऑर्डर तो होती है लेकिन ये 2 स्टेप होती है. फर्स्ट ऑर्डर तो है. फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, आपके उस पे कार्बोकेटायन पे जो रिएक्टेंट है उस पे डिपेंड करती है. वो अटैक जो कर रहा है उस पे Yes, डिपेंड ma'am. नहीं करती है. लेकिन रिएक्शन ये 2 स्टेप होती है. यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है. क्लियर. यस मैम. याद रखना. और SN2 आपकी होती है सेकंड ऑर्डर तो है क्योंकि इसमें ये दोनों पे डिपेंड कर रही है लेकिन ये ओनली 1 स्टेप होती है. याद रखना एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. जल्दी जल्दी बढ़ना होगा आगे और ये इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे तो इसको एक बार बार प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन विच ऑफ द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इजी इन SN2 रिएक्शन एज शो इन फिगर. तभी हम क्वेश्चन करते हैं ज्यादा से ज्यादा. क्यों? कि जो मिस्टेक एक बार हो रही है वो बार बार ना हो. इन विच केस अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इजी इन SN2. SN2 रिएक्शन किसके लिए फेवर होती है भाई? अभी हमने किया था मिथाइल के लिए. या फिर प्राइमरी वाले के लिए, है ना. Yes, ma'am. मिथाइल भी इजी है न्यूक्लियोफाइल का आना. मिथाइल में भी यहाँ पे एक CH3 हो गया, क्या होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी. 2 आ गए या 3 आ गए तो आपका इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट. बोलो हाँ या ना. यस मैम. रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल दिख रहा है 43 क्वेश्चन. बोलो भाई. रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ma'am. ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लो. ये दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे जो बना रही हूँ.
CH3 टर्शरी बना है। जब आपके पास टर्शरी विद एक्वस सोडियम आपने डाला है इसमें, तो आपको पता है ये क्या फॉलो करेगा? SN1 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 होगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, उसके बाद आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और उसके बाद OH आपका लग जाएगा, आया ना? Yes, ma'am. ठीक है भाई, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म है तो SN1। जब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो SN1, और अगर आपका प्राइमरी होगा तो SN2। सेकेंडरी होगा अगर आपका कोई सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के लिए CH3 CH इसमें आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या कि एक तो ये कैसे फॉर्म हो जाए प्राइमरी वाले से, और दूसरा क्या SN1 हो जाए और या फिर SN2, दोनों हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? जो आपका बेस है बीच में, बेस अगर बेस स्ट्रांग होगा तो वो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर पाएगा। बेस अगर वीक होगा आपका तो क्या होगा बच्चे? No formation of carbocation. हाँ, अगर ये आपके पास अगर मैं यहाँ पे ले लूं मिथाइल, ये एक्वस ले लिया आपने, तो ये आपका वीक है। ये बेस क्या है आपका? वीक है। तो ये जो है आपका क्या अटैक करेगा? CH3 CH और यहाँ पर आपका ये SN2 रिएक्शन से जो है अटैक कर देगा। क्लियर? SN2 बनाएगा, क्लोरीन को हटाएगा, OH को इसकी जगह पे आ जाएगा। क्लियर? लेकिन यही अब आपका ये अगर टर्शरी होता, यहाँ पे अगर ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा? पहले इसका क्लोरीन को तो ले जाएगा, तो इसकी वजह से पहले तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और फिर ये SN1 फॉलो करेगा। क्लियर हुई बात? SN1 कब और SN2 कब? Yes, ma'am. एक चीज और हम और करते हैं, सेट्जर्व और हॉफमैन बना। क्या होता है सेट्जर्व और हॉफमैन में? किसी को पता है? मैम ये E1 मैकेनिज्म क्या है? E1 वही तो है भाई, सेट्जर्व E1 एलिमिनेशन हो रहा है या फिर क्या? यही होता है ये बारे में बता। सेकेंडरी के अंदर दो चीजें हो सकती है। जबकि आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो दो चीजें आपकी होगी। क्या? या तो एलिमिनेशन होगा या फिर क्या होगा? या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH लगेगा। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है आपका? ये आपका क्लोरोबेंजीन है। आपने यहाँ पे कोई भी COH5 O नेगेटिव आपने ये लिया और इसमें हीट किया, तो आपके पास दो, इसके लिए तो एक ही प्रोडक्ट है, ये बनेगा। बोलो भाई, एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और आपका यहाँ पे डबल। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? इसका टाइप क्या है भाई? एलिमिनेशन। Yes, ma'am. एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। तो जब भी आपके पास अगर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है, जहां पर यहाँ पे तो एक ही बनेगा ना, चाहे आप इधर से हटा लो H को, चाहे आप इधर से हटा लो, दोनों तरफ एक ही बात है, आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर आपके पास जो है अगर रिएक्टेंट इस तरीके का होगा, CH2 यहाँ Cl और ये CH, अब बोलो, अब दो तरीके से बन सकता है, एक तो बीच में आएगा और एक, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके। एक तो चाहे मैं यहाँ वाले हाइड्रोजन को लूं या फिर यहाँ वाले हाइड्रोजन को। बात समझ में आई? बोलो भाई, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? या तो ये वाले हाइड्रोजन को, या फिर तुम पढ़ चुके हो ना, इससे थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दो, या फिर ये वाले हाइड्रोजन को। दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी ले सकते हैं क्या? बोलो भाई, दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं क्या? एक तो बनेगा ये वाला प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा आपका मतलब कि 1 एल्कीन और 2 एल्कीन। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मेजर बनता है? First one. B2. 12. 2 एल्कीन। क्यों? से अकॉर्डिंग टू सेट्जर्व 2 एल्कीन आपका ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब समझ गए हो कि ये जो दोनों कार्बन है इसके पास कितने सब्स्टिट्यूट हो गए? एक CH3 दो। CH3, दो सब्स्टिट्यूट हो गए। यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूट है? एक एक ही सब्स्टिट्यूट है, एक ही कार्बन के पास है, दूसरे के पास तो हाइड्रोजन है। आज समझ में आई? Yes, ma'am. कोई है जिसे मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये समझ में आया हो?
सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हैंड रेज करो जिसे नहीं समझ में आया तो। ठीक है, समझ में आया तो जरा ध्यान से इस चीज को देखो। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा जब भी आपके पास CH3 CHBr और CH3 एक आपके पास लिक्विड था, आपने इसमें बेस ये C2H5O नेगेटिव के और ये C2H5OH के ऐड किया, ठीक है, इथोक्साइड और इथेनॉल। जब आपने ऐड किया तो आपके पास इसके दो प्रोडक्ट बने। दो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं, ध्यान से देखना। एक बार तो H इधर से चला जाए, जो चीज समझ नहीं आई तो आपको मुझसे पूछनी पड़ेगी कि मैम ये कैसे हुआ या ये कहाँ से आया, ये बताओ। यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे CH2, ये आ गया CH3, मेजर बनेगा ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्यों ये मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों है भाई? क्योंकि इसके यहाँ पे ये जो कार्बन है इसमें एक मिथाइल ग्रुप इधर भी है और इसके पास एक मिथाइल ग्रुप ये भी, दो सब्स्टिट्यूट लगे हैं। पर इसके डबल बॉन्ड के आसपास सिर्फ एक ही कार्बन के पास सब्स्टिट्यूट लगा है, ये वाली साइड, इस वाली साइड कुछ नहीं है। बात समझ में आई? समझ नहीं आया था भी समझ में आया? यस मैम। खुशी क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ प्रशांत बोलो, क्या समझ नहीं आया था अब समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पर ये जो बेस है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि आपका टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लग गया तो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Cl CH3। यहाँ अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है बच्चे, तो टर्शरी जो ब्यूटॉक्साइड होता है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो जो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्राइमरी वाला, ये वाला जो एल्कीन है मेजर होगा। और ये वाला जो इसका दूसरा जो बन रहा था, और कौन सा बन रहा था इसके साथ? ये वाला 2 एल्कीन वाला प्रोडक्ट भी बन रहा था, यहाँ से हाइड्रोजन जब जा रहा था, ये वाला माइनर बनेगा। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? अगर यहाँ बीच में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज हो गया तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा? 1 एल्कीन वाला। क्लियर हुई बात? मैम मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में सेडजेफ रूल नहीं लगेगा? नहीं, हॉफमैन लगेगा, इसको बोलते हैं हॉफमैन। क्लियर? यस मैम। हॉफमैन आपका स्ट्रॉन्ग बेस जब है और सेडजेफ जब आपका क्या है? वीक बेस। ये मतलब इथेनॉल वाला। ठीक है, क्लियर? अगर बच्चे अगर आपका ये जो ये एल्काइल हैलाइड है इसकी जगह आपके पास अगर आ गया टर्शरी वाला ब्रोमीन है और ये भी यहाँ पर CH3 है। बात समझ में? ध्यान से सुनना इस बात को। ये टर्शरी बना? अभी नहीं बना ना टर्शरी। अब बन गया ये टर्शरी ब्रोमाइड, आया यस ना? मैम। जब भी आपके पास Yes, यहाँ पर तो आपके पास कोई, जब भी आपका टर्शरी ब्रोमाइड बन गया तो आपका यहाँ पे अगर C2H5O नेगेटिव भी होगा ना तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? इसमें तो सारे सेम ही बनेंगे, तो आपका सेडजेफ रूल लगेगा। क्लियर है? कौन सा रूल लगेगा आपका? सेडजेफ वाला। बात समझ में आई? अगर सपोज यहाँ पर एक CH के साथ एक CH3 और ऐड कर दो, आप बोलो दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे ना। एक तो जब इस तरफ जाएगा तीन तरीके से बन सकता है, इस तरफ भी, इस ऊपर वाले पे भी। इसको नए पेज पे अच्छे से देखो जरा, मैंने जो बताया वो कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक तो यस मैम। पहली बात है कि अगर आपका बेस अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्या लग रहा है? हॉफमैन रूल लग रहा है। ये वाला जो Yes, बेस ma'am. स्ट्रॉन्ग था और अगर आपका सेकेंडरी एल्काइल है तो क्या बन रहा है आपका? हॉफमैन रूल लग रहा था। कहाँ गया हॉफमैन रूल? इससे हॉफमैन रूल गया भाई, हॉफमैन रूल। क्लियर? तो बात समझ में आई हॉफमैन और सेडजेफ वाली। लेकिन अब अगर आपके पास यहाँ पे जो आपका बेस ये जो एल्काइल है अगर वो क्या हो गया है? टर्शरी है। कैसा है अगर वो एल्काइल अगर आपका टर्शरी अगर एल्काइल है बच्चे तो आपके पास जो एल्कीन है वो ये बनेगा। क्लियर हुई बात?
हाँ या ना? यस कर लोगे यहाँ पे चाहे आपके पास जो है ये चाहे अब इधर से उठाओ उधर जाओ, प्रोडक्ट जो है वो एक ही बनने वाला है आपका। यहाँ पे ये किस तरीके की कौन सी रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है ये? एलिमिनेशन। क्या रिएक्शन हो रही है ये? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका ये जो रिएक्शन है इसको E1 बोलते हैं, E1 टाइप का। E1 टाइप में क्या होता है आपका, पहले तो आपका कार्बोकटायन फॉर्म होगा। पहले क्या फॉर्म होगा आपका? कार्बोकटायन। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और आपके जो है क्या बनेगा? बेंजीन बनाते CH3CH CH3CH। क्लियर है? इस रिएक्शन को बोलते हैं E1 एलिमिनेशन, जहां पर आपका क्या बन रहा है, पहले दो स्टेप पे होते हैं, मतलब पहले कार्बोकटायन बन रहा है फिर एलिमिनेट हो रहा है। बात समझ में आई? 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन, वही सेम जैसे SN1 था ना 2 स्टेप में हो रही थी, ऐसे इसमें E1 में भी आपका 2 स्टेप में हो रही है, लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर है। क्लियर है बात? बोलो भाई, समझ में आई क्या कहना चाह रही हूँ? यस ठीक है। E2 वाले में क्या होता है? E2 में आपका सेम एक ही स्टेप में होगी रिएक्शन, जब आपके पास ये टर्शरी में नहीं है, टर्शरी ना होके ये प्राइमरी रहा या फिर प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रहा, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? CH3CH2, तो आपकी रिएक्शन है एक E2 रिएक्शन होगी। E2 मतलब एक ही स्टेप पे, यहीं से ये हाइड्रोजन निकल रहा है और ब्रोमीन यहाँ से निकल रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। क्लियर? मैम Yes, ma'am. रिएजेंट कौन सा है इसमें? क्या है? कौन सा क्या है? रिएजेंट। रिएजेंट आपका जो ये है ना CH3CH2 ब्रोमीन जो ऐड हो रहा है वो, और इसके साथ आप जो ये डाल रहे हैं C2H5O नेगेटिव, ये क्या है आपके? रिएजेंट। क्लियर हो गई बात? तो जो इसका जो ये रिएक्शन है ये अगर E2 टाइप के, E2 में मतलब कि एक ही स्टेप में हो रही है। ठीक है, बोलो भाई हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, ये एक स्टेप में जो होती है इसका मैकेनिज्म बताना है कैसे होता है? काम का नहीं है ना मैकेनिज्म में, इसलिए इस बार करवा नहीं रही हूँ, सीधा डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ कि आपका जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो इस तरह बन जाएगा और ये आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैकेनिज्म देखना है तो इंटरमीडिएट मतलब इसमें जैसे आपका SN2 में नहीं बनता कि वहीं से निकल रहा है और वहीं से फॉर्म हो रहा है। यस मैम। ठीक है, ये बॉन्ड डीप होगा आपका और यहाँ पर जो है न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा किसके साथ? ये H के साथ, C2H5 के साथ। यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा ये H इसके साथ यहाँ से, और ये यहाँ से पीक हो रहा होगा, तो इसको डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ ये यहाँ से ये निकला बाहर और यहाँ से ये निकला बाहर। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा और ये C2H5 है, ये यहाँ के हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये यहाँ के ब्रोमीन को यहाँ से निकल जाएगा बाहर, इसकी वजह से यहाँ जो है ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये रिएक्शन है E2 टाइप की। जब भी आपका टर्शरी होगा तो आपका कैसी रिएक्शन बनेगा? E1 टाइप का। क्लियर? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा करना, मैं आपके PPT पे डाल दूंगी, सॉल्यूशन PPT पे डाल दी, उसे सॉल्व कर लेना एक बार। ठीक है, चलो आज अभी क्लास को इतना ही रखें। आपके पास ये क्वेश्चन अपने आप करके देखना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है मैम, पिछले दिन मैम मेरे कुछ डाउट्स हैं। हाँ, मैं पहले डाउट्स ले लेती, इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि क्योंकि तुम्हारे पिछली क्लास में भी बहुत सारे डाउट्स थे जो कि रह गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से ना, और कुछ कुछ बच्चों के उसके कोऑर्डिनेशन वाले से भी थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई? MgRx। RMgX ये किस तरीके का बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ज्यादा इसमें आयनिक, ये आयनिक की तरह काम करता है लेकिन कोवलेंट होता है। R के ऊपर कैसा चार्ज होता है? इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक बना हुआ है। अल्काइल पार्टेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है इसने, व्हिच ऑफ द इनकरेक्ट? तो यही इनकरेक्ट है भाई, क्योंकि इसने बोला अल्काइल पार्ट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल के तरह रेट करता है? नो मैम। न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आप ये नेगेटिव बन गया। फर्स्ट ऑप्शन, ड्राई ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम MgX जब हम डालते हैं इसके अंदर, ओ सॉरी एल्काइल हैलाइड के अंदर Mg डालते हैं तो हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं, यस। Yes, ma'am. कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट, याद रखना। कार्बन और ये आयन नहीं दिख रहा है लेकिन है ये बॉन्ड किस टाइप का? Covalent. कोवलेंट। कोवलेंट। याद रखना इस बात को, ये मत सोचना भाई उसके ऊपर तो चार्ज से तो आयनिक था, है ये कोवलेंट पर आयनिक की तरह कर रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, चलो साथ के साथ ये भी हो गया, MgX निकल जाता है। चाहे यहाँ पे एल्कोहल डाल दूं, चाहे यहाँ पे RnH2 डालूं, या फिर क्या डालूं, कुछ और भी डाल सकते हैं। और कुछ था NH2 ROH, मुझे याद नहीं आ रहा इसका हाइड्रो, एक इम्पोर्टेंट था। अगर रिएक्शन आ जाती है CH3 MgX है और बताओ ROH के साथ ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? CH3R। मीथेन, हाँ, मीथेन बनेगा, CH4 बनेगा। ऐसे ही RnH2 के साथ क्या बनेगा? मीथेन। उसके साथ भी क्या बनेगा भाई? बोलो भाई, मीथेन बनेगा नहीं बनेगा? एक बात बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सबको पता है ना कि अगर आप बढ़ नीचे जाते हो तो मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है, वंडरवॉल फ्लक्स ज्यादा होता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यस मैम। मैम इसमें मीथेन की जगह एक और कार्बन आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब अटैक करवाते तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है ना फिर। बच्चे वो अगर मैंने यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप वाला लिया होता तो करवा तो होता ना, मैंने तो सिर्फ ROH लिया है, ROH से इसने सिर्फ हाइड्रोजन ही रिमूव किया। बात समझ में आई? ऐसे ही RnH2 में से सिर्फ वो क्या ले रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ले रहा है। बात समझ में आई? जब आप वो ऐड कर पाते हो ना तो उसमें आप CH3 कुछ लोगे, तब आपका वहां पे जो है वो लगता है। क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया मैम। हाँ ठीक है। अब मेरे पास एक टॉपिक रह गया पॉलीहेलोजन कंपाउंड। इस बार आपका ये वाला चैप्टर भी जो है आपके उसमें आ रहा है, तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड सारा थ्योरी पार्ट है। एक बार इसे पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ किस किस का यूज होता है और स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनता है। क्लियर? Yes, ma'am. जरा ये जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, इसको देखना जरा, दिख रहा है? क्लियर है? आइडेंटिफाई D and E। Na इथर आपने डाला तो ये बताना है कि R डैश ब्रोमीन जो था, ये R डैश लिया है इसने, इसमें Na इथर डाला तो आपका ये प्रोडक्ट बना। Na इथर डाला, ये प्रोडक्ट बना है, तो यानी कि आपके पास इस तरीके का कोई एल्काइल हैलाइड होगा, यस मैम। है ना? तभी तो उसका डबल हो गया। उसके बाद बोला है इसने अगर इसमें ये मैग्नीशियम डालेगा तो MgBr बनेगा, और H2O डालेगा तो बोलो भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। Ma'am, C. C इज करेक्ट। यस मैम। डी बोला है, यस डी यही बनेगा। और अभी मैंने बताया H2O, हाँ जो मैं बार बार बोल रही थी ना कि एक और चीज था वो ये था, H2O ऐड करोगे तो यहाँ से भी वो ये ले लेगा और क्या बनाएगा, इथेन। क्लियर? 3 प्रोडक्ट, H यहाँ से भी आपको H लेगा, RnH2 से भी H लेगा और यहाँ से भी। क्लियर हो गई बात? Yes, याद ma'am. रहेगा, भूलोगे यस तो नहीं? मैम। फिर वही मिस्टेक तो नहीं कि भाई इसके साथ तो एक और CH3 अटैच कर दूं, वो सिर्फ हाइड्रोजन ले रहा है वहां से। ठीक है? चलो अब जो जिसका डाउट है जरा पूछ लो। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी जो हमने क्लास में किया था, इलेक्ट्रो से। अपने कमेंट्स में आंसर दे दो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं फोन में देखती हूँ, और बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। भेज रहे हो? मैम भेजे हुए हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, वो था कि वो एक है तो लीगेंड, और बताओ कि जो वो ना हो, सिग्मा ना हो, तो जो भी आपका पाई बॉन्ड वाला हो जाएगा बच्चे। तो ये तो लीगेंड की तरह काम कर रहा है लेकिन सिग्मा नहीं है ना, पाई लीगेंड है ना। ये एग्जाम में आया था आपके क्वेश्चन। बात समझ में आई बच्चे?
किसने पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है भाई। नैना, रोहित, क्लियर हुआ भाई ये वाला पार्ट क्वेश्चन का? था ना एक मैम? क्वेश्चन ऐसा? हाँ खुशी। मैम रिवर्स ट्रिमराइजेशन क्या होता है? रिवर्स ट्रिमराइजेशन ट्राइमराइजेशन, मैम टेस्ट का ही क्वेश्चन था एक। रिवर्स लिखा था उसमें। यस मैम। मैम उसके आगे ट्राइमराइजेशन भी क्वेश्चन था बट जैसे कि जब स्टार्टिंग थी उसकी रिवर्स ट्रिमराइजेशन थी, ये चीज समझ नहीं आया, बाकी का तो क्लियर है मैम उस क्वेश्चन का। मैंने आंसर भी देखा तो उसमें इस स्टेटमेंट से रिलेटेड उन्होंने 3s और रिवर्स के मतलब एरो देके S3 लिख रखा था वैसे प्रोसेस। हाँ ठीक है, तो क्या बोला था इसमें? ये हो गया आपका प्राइमराइजेशन हो रहा है ना, एसोसिएशन हो रहा है। ma'am. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? undergo trimer, ये a solute has undergo reversible trimerization when dissolved in certain solvent. Yes ma'am. The Yes boiling ma'am. point of elevation of its 0.1 molar solution was found to be identical to the boiling point of elevation case of 0.08. बच्चे इस क्वेश्चन में ना, so of solute which neither undergo association nor dissociation, to what percent had the solute undergo trimerization? इसे बताना था कि एसोसिएशन जो है वो कितना हुआ है, मतलब कि आयोटा निकालना है। ये वन टॉफी तो बताता है मुझे कि कितना एसोसिएशन हुआ है और कितना डिसोसिएशन हुआ है। Yes ma'am. ठीक है, वन नहीं सॉरी ये नहीं बता, आयोटा से मुझे अल्फा से पता चलता है कितना परसेंटेज डिग्री। ये Yes ma'am, जो हम लोग इनिशियली t is equals to 0 पे जो हम फाइंड करते हैं फिर t is डिग्री equals ऑफ to t पे। डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको अल्फा से पता चलता है। और या अभी यहाँ पे मुझे एसोसिएशन की बात करनी है तो मैं अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको निकालना है। और आपके पास आयोटा की वैल्यू नहीं पता, आपको पता है वहां पे ट्राइमराइजेशन हुआ है, तो उसमें वो उसने क्या बोला आयोटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? उसमें दो वैल्यूज देखी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। एक तो 0.1 मोलर में क्वेश्चन का है 0.1 मोलर वाला सॉल्यूशन है और एक है डेल्टा 0.08। 0.1 वाले में मोलर सॉल्यूशन फाउंड टू बी आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन केस ऑफ, मतलब कि 0.1 वाले में तो ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, ये बोल रहा है ना वो। Yes ma'am. Yes तो ma'am. 0.1 वाले के लिए जो वैल्यू थी वो हो गई ये डेल्टा टीबी की। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी? ऑब्जर्व्ड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो हमने कैलकुलेट की जहां पे एसोसिएशन हो गया है वहां के लिए वैल्यू क्या है भाई? 0.08 केबी। यस और नो? आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें पता है आयोटा का फॉर्मूला था हमारे पास, एक तो क्या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो होती है वो, और डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड मतलब एब्नॉर्मल। ऑब्जर्व वाले के लिए 0.1 आई है, मतलब जो होनी चाहिए थी वो 0.1 है और कैलकुलेटेड कितनी है? 0.08। The boiling point of elevation of its 0.1 molar solution was found to be identical to the boiling point of elevation in case of 0.08 molar solution of solute which neither undergo association or nor dissociation. कौन सी वाली है भाई? जिसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुआ। क्वेश्चन तुमने पढ़ा हो तो 0. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा भाई, 0.08 वाली है जिसमें ना एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन। तो आयोटा की वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आई है? 0.1 है नीचे। 0.1 अपॉन में 0.08 क्या आंसर आ रहा है कोई बताएगा भाई? 0.10 5/4। मैम इसका आंसर तो 30% है। अरे आंसर 30% है, ये मुझे भी पता है। ये वैल्यू 1.25 ये वैल्यू आयोटा की वैल्यू क्या आई आपकी? 1.25 अगर मैं इसे 8/10 कर देती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 0.8 है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में आपने आयोटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करी, 5/4 आपकी वैल्यू आई। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था आयोटा इसका अल्फा का, आयोटा -1 1/n -1, याद है? फॉर एसोसिएशन याद है, बताया था या नहीं? यस मैम। एसोसिएशन आपको आयोटा की वैल्यू पता चल गया। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, प्राइमराइजेशन है 1/3 और आयोटा की वैल्यू जो है अगर वो कितनी है 1.25 -1, आपका आंसर आया यहाँ पे 0.5। 1/n की वैल्यू कितनी है आपकी? प्राइमराइजेशन बाय 3 माइनस ये करोगे तो क्या आएगी?
तो यहाँ पे -2 प्राइमराइजेशन, by 3 एक चीज देखो यहाँ प्राइमराइजेशन हुआ है, आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 आती है ना, आयोटा की वैल्यू प्राइमराइजेशन हुई है ना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना, मैं एकदम जल्दी पढ़ रही हूँ, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है वो। 0.8 अपॉन 0.08 है, 0.8 है वो 0.08 0.08 है, ठीक है। फिर 0.08 ऊपर 0.1 नीचे, क्या करोगे इसे सॉल्व करोगे, कितना आएगा आपका आंसर? 2 2 जा 0.10 0.8 आ रहा है क्या आंसर? अरे भाई मुझसे नहीं हो रहा डिवाइड अभी, तुम करो। 0.8 0.8 आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी ना बच्चे, आपकी बताओ। जब लेस देन 1 होती है ना, एसोसिएशन होता है, तो वैल्यू का आ गया आयोटा की 0.8। आप इसको इधर फिर वैल्यू को डालो, मैंने इसे सॉल्व किया था, आपका आंसर ठीक आ रहा था। आयोटा की वैल्यू 0.8 डालोगे, माइनस का 1, 1 बाय n की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 1, इसे सॉल्व करोगे ऊपर आ जाएगा 0.2। हाँ भाई 1 बाय n कितना है? 0.2 आएगा ना ऊपर। क्या आएगा? हाँ माइनस का 1 ये, और यहाँ पे नीचे भी माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2/3, ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 30% आंसर आ रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल, यस ठीक है। तो इस तरीके से होगा। बात मैम समझ एक में बार आई? शुरू से बता दो। शुरू से बताऊं, मैंने क्वेश्चन उससे ही पढ़ा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है कि एक में तो आपका पूरा एक सॉल्यूट है जिसको आपने रिवर्स लिख लो क्वेश्चन को। यहाँ पे कोई सबके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है? यस मैम। बस है तो फिर ठीक है चलो, क्योंकि मैंने दे रखा है उसमें क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया था, देखा था तुम लोगों ने क्वेश्चन पेपर? यस मैम। ठीक है। अ सॉल्यूट अंडरगो रिवर्सिबल प्राइमराइजेशन हुआ है। प्राइमराइजेशन हुआ है तो मतलब आपको पता है कि n की वैल्यू 1 है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1, 1 बाय n माइनस 1 होता है फॉर एसोसिएशन के लिए। और एसोसिएशन के लिए आपके जो आयोटा की वैल्यू है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, मैंने आयोटा जो है ग्रेटर देन 1 कर दिया था, तो मुझे पता चल गया कि भाई एसोसिएशन था, आयोटा तो ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता। एसोसिएशन में आयोटा की वैल्यू मैंने 1.25 कर दिया था ना पहले। बोलो भाई हाँ या ना? गलती से भी कुछ सीख लेते हैं, मैंने गलत किया तो मुझे पता चल गया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहां पर एसोसिएशन के लिए आयोटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। क्लियर हुई ये बात? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी एक वैल्यू जो है डेल्टा टीपी की मोलैलिटी जो है वो कितनी आ रही है? 0.1 वाले के लिए डेल्टा टीपी की वैल्यू यही होगी भाई। यस मैम। ठीक है। इसके लिए मुझे एसोसिएशन या डिसोसिएशन निकालना है कि कितने परसेंटेज हुआ, और जो 0.8 जिसका 0.08 मोलर था, इसमें आपका ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। बात क्लियर हुई? यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है, यहाँ पे आपको आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, आयोटा इक्वल टू में क्या होता है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अपॉन में क्या? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डेल्टा टीबी जो ऑब्जर्व थी वो कितनी आई है? 0.08, ठीक है। जो जहाँ पे ना जो एक्चुअल है, रियल में जो वैल्यू है वो ये आई है, जहाँ पे ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। कैलकुलेटेड मतलब जो आपने कैलकुलेट करी जहां पर हो रहा है वहां पे क्या आई है? 0.1। क्लियर हुई ये बात? केबीसी केबी कैंसिल हो गया, केबीसी केबी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपकी जो आंसर आया आयोटा की वैल्यू तो 0.8 आ। क्लियर यहाँ तक? अब आप इस वाले फॉर्मूले में अल्फा वाले में लगाओगे क्या? आयोटा माइनस 1 था यानी कि 0.8 माइनस 1, 1 बाय n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करोगे n की वैल्यू प्राइमराइजेशन हुआ है तो 3, डायमराइजेशन होगा तो 2। बात समझ में आई? अब सॉल्व हो जाएगा 3, यहाँ 1 एलसीएम लेंगे, आप पता है ना कैसे माइनस करते हैं 1 को? 1 माइनस 3 करेंगे, माइनस का 2 अपॉन में 3। अब ये 3 अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर गया तो 0.3 आपका आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो 30%। क्लियर हो गई बात? यस मैम। एक क्वेश्चन और किसका था, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से था कि कॉपर 2+ का था ना भाई? रोहित ने भेजा है मुझे क्वेश्चन जो कल हम करवा रहे थे। मैम हाँ मैम एक बात कही मैम, जो पिछली हमारी क्लासेस है जो लास्ट डेज में हुई है मैम, उनके तो आपने डीपीपी या फिर मैम वो सब अपलोड नहीं हुआ? करा है बच्चे, पिछली डीपीपी वाले वाला मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक ही है, उसकी बात तो है ही नहीं।
सॉल्यूशन चैप्टर की आज कर दिए हैं और हेलो एल्केन्स को भी कर ही रहे हैं हम। यस जितने चैप्टर हुए हैं सिर्फ उतनों की ही है। प्रिया तुम अभी क्लास में आई नहीं है तो तुम्हें पता नहीं होगा। इस क्वेश्चन को जरा ये वाला जो केएसपी वाला क्वेश्चन है ना, टाइम हो गया, तुम्हारी अगली क्लास है ना, केएसपी वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार सुन लो, बस उसको करना खुद अपने आप। इसमें इसका केएसपी की कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁻19 दिया है और कॉपर 2+ वाले की वैल्यू गिवन है आपको E0 की। क्लियर है ना? यस मैम। आप पहले ई सेल्फ जो आपको गिवन है E0 - 0.059 n अपॉन में 1 कॉपर 2+ से कॉपर हुआ है ना, तो यानी कि 1 कॉपर 2+। इस वाले फॉर्मूले से E0 की वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल लोगे इसमें, ई सेल्फ, इसको E0 = में हो जाएगा आपका जो भी वैल्यू गिवन है आपको, इसकी भी गिवन है और इसकी भी गिवन है, ये आप निकाल लोगे। एन की वैल्यू होती है कॉपर 2+ की आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। बात समझ में आई? मैम लॉग, हाँ हाँ मैम वही कह रही थी, लॉग आएगा। लॉग आ जाएगा। कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन आपकी फाइंड आउट। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, या इस तरह के क्वेश्चन मेरे को जहां तक उम्मीद है आपके सीयूटी में नहीं आएगा, ये नीट या जेईई लेवल का क्वेश्चन है। कॉपर 2+ की आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास केएसपी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। कॉपर 2+ की वैल्यू लिखोगे, इससे आप OH नेगेटिव, केएसपी की गिवन है, OH नेगेटिव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बात समझ में आई कैसे करना है? मैम मैंने सोल्यूशन में देखा था कॉपर 2+ की पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से निकाला था, आप एक बार निकाल दो। भाई साहब मैंने नहीं निकाल के देखी, ये कैसे निकाली थी? E0 की लॉग, एंटी लॉग लिया होगा आपने, आधा सॉल्व किया है, मुझे बता सकते हो कहां तक सॉल्व किया है? एक मिनट बताती हूँ मैम। क्योंकि मुझे फिर ये सारा माइनस माइनस करके देखना पड़ेगा, तो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। आपके पास जो भी कोई वैल्यू है ना बच्चे, मैम ये था log 1/Cu plus 2+ = 7। लॉग कॉपर 2+, मैम 1/copper 2+ हाँ 1 कॉपर 2+ = 7। 7 के इक्वल आ रहा था। यस मैम। आपने निकाला, किसी ने निकाला है? मेरे ख्याल से हाँ मैम निकाला था, 7 आ रहा है। अराउंड 7 आ रहा था। तो आपके जो कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन है वो कितनी दी है? 1 × 10⁻⁷। यस मैम। आपको एंटी लॉग पता है ना, 7 के लिए क्या हो जाएगा इसका, ये माइनस का 1 है, इसके आगे माइनस का निशान लगा दो, यहाँ पे इसका माइनस हट के इधर आ जाएगा माइनस का 7। जब भी आप पूरे पूरे नंबर का एंटी लॉग लेते हो ना, एटलीस्ट वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे log 6 का एंटी लॉग अगर आप ले रहे हो तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁶। अगर माइनस log 6 का ले रहे हो तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6। क्लियर हुई बात? ओके मैम। क्या गई आपकी कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन। अब ऐसे ही आप निकाल लोगे किसकी, केएसपी की वैल्यू आपको गिवन है, आ गया क्वेश्चन 1 × 10⁻⁻19। अब इस बच्चे ने अगर किया है तो वही देख लेना, बाकी लोग भी। 1 × 10⁻⁻19 केएसपी की वैल्यू गिवन है, 1 × 10⁻⁷ आपकी कॉपर की आ गई, OH नेगेटिव की आपकी स्क्वायर है, ये निकल जाएगी कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव डिवाइड किया, कितना आया? 7 से डिवाइड किया इसको, -7 नीचे लेके डिवाइड किया, -19 से कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 10⁻⁻12। 12 हाँ 12 12 आ जाएगा, ये स्क्वायर है, उधर जाके OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 1 × 10⁻⁶। क्लियर? POH कितना आ जाएगा? 6। POH की वैल्यू कितनी आ गई? 6। pH पूछा है कितना आ जाएगा? 8। 8। क्लियर? सॉल्व हो गया? यस मैम। चलो ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लो भाई, थोड़ा सा मैम एक हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन था। हाफ लाइफ वाला मैं फिर बताऊंगी, ठीक है? उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है मैम जो एक क्वेश्चन मैंने कोऑर्डिनेशन का भेजा था, देख। कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन जो आपने भेजा बच्चों, उसका आंसर मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो जितनी ज्यादा आपकी बेसिसिटी, जितना ज्यादा इसकी बेसिसिटी, आपका CN था, CO इसके पहले होता है बाद में होता है? CO होता है, CO CN। ये जो आपका ऑर्डर है बच्चे, ये ऑर्डर जो होता है ना आपका, समझ रहे हो? बेसिसिटी जिसकी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है ना वो? मैम उसमें कॉपर 2+ का स्टेबिलिटी पूछा था और लॉग की वैल्यू दी हुई थी। आप पास उसमें ये लॉग की वैल्यू भी गिवन है, तो लॉग के जिसका ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा,
लॉग के ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा, मतलब कि वो क्या होगा बच्चे, लॉग के की वैल्यू ज्यादा, बेसिसिटी जिसकी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर हुई बात? ओके मैम। CN और फिर इसके बाद इथिलीन डायमीन का ऑर्डर होता है। जो ये ऑर्डर में बेसिसिटी जिसकी ज्यादा होती है ना, ये याद कर लेना सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो जितना ज्यादा इस साइड है, मतलब स्टेबल, जितना ज्यादा बेसिक है लिगेंड वाले में, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल बनाएगा। क्लियर हो गई बात? यस इसके बाद मैम। H2O लिखा है, ये कुछ Yes, मैंने ma'am. बताया भी था। ठीक है, इसका आंसर ये है। और जो वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था कि इनमें से कौन सा लिगेंड है लेकिन वो सिग्मा लिगेंड नहीं है, तो सिग्मा नहीं होगा तो पाई होगा, तो जो पाई वाला होगा वो। और 4 ऑप्शन गिवन थे, NH3 था, H2O था और NH4 प्लस। अगर मैं ले लूं तो NH4 प्लस तो लिगेंड ही नहीं है, ये दोनों लिगेंड है लेकिन सिग्मा है। ये वाला भी लिगेंड है लेकिन कौन सा? पाई। पाई। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। क्लियर है? यस मैम। चलो, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी तुम्हारी दूसरी क्लास है, उसमें पढ़ोगे। ठीक है।